बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम न्यूज़ सेशन में हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसमें हम सरमायाकारी कैसे कर सकते हैं, उससे मुनाफा कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज होंगी, कौन से ऐसे लिंक होंगे, कौन से ऐसे रास्ते होंगे जो कि आपको बिल्कुल ठीक रास्ते पे चलाएंगे और फिर आखिर एक दिन आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ आजकल झूठ का इतना बाजार सरगर्म है, स्पेशली अगर मैं डिजिटल मीडिया की, सोशल मीडिया की बात करती हूँ, तो हर दूसरा बंदा जो है, चाहे वो खुद नाकाम है लेकिन दूसरे को जो है वो कामयाब होने के तरीके सिखा रहा है, पैसे कमाने के तरीके सिखा रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी सिखा रहा है और स्टॉक मार्केट जो है वो भी सिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम ये पूरे एतमाद के साथ इसलिए प्रोग्राम आपके लिए लाए हैं कि आप मुस्तनिद ज़राए से जान सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप किस तरह से इन हो सकते हैं और बिल्कुल ख़ुद को सेव करते हुए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी बिज़नेस है, चाहे वो ऑनलाइन है या फिर वो ऑन ग्राउंड है, थोड़ा सा सब्र तो आपको करना पड़ेगा, तसलसल रखना पड़ेगा। आपको जो है वो कंटिन्यूटी रखेंगे तो ही आपके हिस्से में कुछ आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो एकदम से अचानक से जो है वो पैसे लगा लें, कर्जा उठा दें, मकान बेच दें, जायदाद बेच दें और अगले दिन आप अमीर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। इन तमाम मामलात पर एक्सपर्ट राय जानने के लिए हमारे साथ जी हारिस बाजवा साहब हैं जो कि ट्रेडिंग एक्सपर्ट हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हारिस साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि मुझ जैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे या फिर जिनके पास कम इन्फॉर्मेशन होगी कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट है क्या। देखिए, जब कोई भी कंपनी अपना बिजनेस करती है तो बेसिकली एक इनिशियल लेवल से अगर स्टार्ट करें तो एक ओनर होता है, फिर उसके बाद उसके पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं साथ साथ। उसके बाद जब जैसे जैसे कंपनी की डिमांड, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड एक्सपैंड करती है तो उसको चाहिए होता है कि एक और कैपिटल, एडिशनल कैपिटल वो इंजेक्ट करे। उसके पास कई ऑप्शन मौजूद हैं, या तो वो बैंक से कर्जा ले ले या ओनर अपना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करे। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन ये है कि पब्लिक को अपने ओनरशिप का ब्लॉक्स या यूनिट्स कह लें, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं, वो अवेलेबल कर दे कि पब्लिक अब इन्वेस्टमेंट करे उन कंपनीज को। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली इज अ मीडियम जहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कह लें आप, जहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट होती है। आप उन्हीं लिस्टेड कंपनीज की जो कि एक टाइम पर जिनको एडिशनल कैपिटल चाहिए था बहुत पहले और या इवन रिसेंट टाइम्स में वो लिस्टेड हुई, और अब ओनरशिप जो है, अब ट्रेडिंग हो रही है, ऑब्वियसली वो कंपनी में पैसा नहीं जा रहा, इससे सेकेंडरी मार्केट जहां पे वो शेयर्स की ट्रेड हो रही है। हाँ। जो पहले इनिशियल लेवल पे जो कंपनी को ने पैसा रेस करना था वो कर लिया हुआ एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए। अब जो ट्रेडिंग हो रही है इट्स बिटवीन द सेकेंडरी शेयर होल्डर्स। ठीक है, एक ब्रिज कहा जा सकता है। बिल्कुल आप कह सकती हैं, ब्रिज। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास कितनी रकम होनी चाहिए, कितनी सरमायाकारी से आगाज कर सकते हैं? देखें, कोई ऐसी लिमिट नहीं है। अक्सर औकात आप 5 से 10 हज़ार से भी आप अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉफिटेबल होना है। आपको सिर्फ इन्वेस्ट ही नहीं करना, आपको सिर्फ उसके बाद प्रॉफिटेबल भी होना है। कुछ फिक्स चार्जेस हैं, ठीक है, एनुअल चार्जेस आपको पे करने होते हैं। अगर आप बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वो चार्जेस भी मीट अप नहीं कर पा रहे होते और आपके पास बहुत कम कुशन रह जाता है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज करता है, वहाँ से आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और जो फिक्स चार्जेस, नॉमिनल से चार्जेस होते हैं वो भी आपको फील नहीं होते। तो आप ऑब्वियसली, आपके सवाल का जवाब है कि मिनिमम तो आप लेवल पे 5-10 हज़ार से भी आप स्टार्ट कर लें, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आप 50,000 to 100,000 पे आप स्टार्ट करें। हारिस बाजवा साहब, मेरा अगला सवाल भी यही था कि शुरू तो इतने से भी किया जा सकता है, लेकिन आपने कहा कि फिर आपको उस तरह से मुनाफा या फ़ायदे में नहीं जाएंगे, तो अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि यू आर द एक्सपर्ट, आप सजेस्ट क्या करेंगे कि हमें कितने से जाना चाहिए? देखिए, आप स्टार्ट अगर आपने करना है तो देखिए मैंने यही बताया, लेकिन अगर आपने एक प्रॉफिटेबल होना है और साथ साथ आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं फिर तो ठीक है। अगर आप हर महीने अपनी पॉकेट मनी सेव करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपने लगा के छोड़ देना है तो दैट इज नॉट इनफ। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5-10 हज़ार की, नॉट इनफ। फिर आपने अगर ये प्लान है, खासतौर पर स्टूडेंट्स का जिनका सहूलत अकाउंट है, उनके लिए ये प्लान है कि अगर उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के बाद हर महीने अपनी मंथली पॉकेट मनी से या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम से अपने मजीद पैसे इंजेक्ट करते रहना, तो 5 से 10 हज़ार के साथ आप हर महीने 5 to 10,000 आप करते रहे तो वो बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा। वो ऑब्वियसली एक साल बाद आप देखें 1 लाख से ऊपर की अमाउंट बनती, तो वो अच्छा खासा आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा। फिर आपको उसके कुछ पे आउट्स भी आते हैं जिसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको
पॉकेट से ही नहीं इंजेक्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आप जो है पे आउट्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा बाजवा साहब, हमें जो स्टॉक मार्केट है ऑब्वियसली आम लोगों को ना पता होता है, ना होती है, कोई पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो लोग उसके पीछे होते हैं और बहुत सारे लोग इसी मामले में धोखा भी खा जाते हैं। अच्छा, अब मुझे बल्कि देखने वालों को, हमें सबको ही ये बताइए कि हमें खुद सीख लेना चाहिए, किसी के पास बैठ के खुद नज़र रखनी चाहिए, या फिर कोई ऐसी मुस्तनद कंपनीज भी हैं कि बस आपने आंखें बंद करके पैसे दे दिए और वाकई आपको मुनाफा मिलेगा? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप खुद सीखें। उसकी वजह यह है कि जब आप हेयर एंड से पे जाते हैं और किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, आम तौर पर कुछ स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी हद तक परफॉर्म कर चुके होते हैं और आप टॉप पे बाय कर रहे होते हैं। हेयर एंड से पे आपके पास वो कंपनीज भी आ जाती हैं जिनकी प्राइस जो अप्रिशिएट हुई है उसके पीछे कोई अंडरलाइंग फंडामेंटल रीजन नहीं थी, एक स्पेकुलेशन थी जिस पे आपने बाय कर लिया और आपको नहीं पता कि आपने वहाँ कहाँ सेल करना है, कहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी है। कोई आपको उस कंपनी के बारे में नो हाउ नहीं थी। कोई मैक्रो इकोनॉमिक में थोड़ी सी भी चेंजेस आ जाती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाती है जो सेक्टर को इम्पैक्ट कर रही होती, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज्यादा डैमेज होता है और आपका फिर कॉन्फिडेंस लूज होता है, फिर आप ये जिंदगी में ये काम नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनिशियल लेवल पे आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया। जैसे हमने शुरू में बात की कि आप बेसिकली यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी, तो अगर आप इस स्टेट ऑफ माइंड से उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फिर आपके पास एक बैकग्राउंड होता है, इवन आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उस कंपनी के बारे में मजीद पढ़ने में। कोई अगर चेंजेस आ जाती हैं उसमें, उसको आप स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ से ये चेंजेस हुई हैं, अब इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में इसकी अर्निंग्स में क्या होगा। तो वो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली खुद तो आपको इतना नो हाउ तो नहीं चाहिए, बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे नहीं, आप एटलीस्ट कंपेयर कर सकें, आपको पता चले कि जो मुझे बताया जा रहा है वो ठीक है या नहीं, इतना आपको यानी इतना आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता और आप पैसे जो हैं वो लगाते जा रहे हैं किसी धोखे में, बल्कि कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करें। अच्छा, पाकिस्तानी सरमायाकार जो हैं वो हमने देखा है नाकाम भी हो जाते हैं, दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? और दूसरा क्वेश्चन भी मैं साथ ही करूँगी कि जब आप सरमायाकारी करते हैं, अगर हम 50,000 से 1 लाख रुपया भी कर लेते हैं तो क्या वेरी नेक्स्ट मंथ से हमें जो है वो उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा, मुनाफा होगा? कितना टाइम लगेगा? देखिए, पहले सवाल का जो ये जवाब है, जब आप स्टॉक मार्केट के हवाले से कहूँगा, सरमायाकारी के उस वाले से, कि जब आप विदाउट एनी प्लान ऑफ एक्शन, ट्रेड प्लान आपका नहीं होता, आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट जब एडवर्स मूव देती है, ठीक है, जब मार्केट अच्छी चल रही होती है तो आपको वो कोई पैनिक नहीं नजर आ रहा होता, कोई परेशानी नहीं नजर आ रही। जब जहाँ पे एडवर्स मूव आती है, आपको पता ही नहीं होता यहाँ पे मेरा एग्जिट प्लान क्या है, यहाँ पे मैंने रिएक्ट कैसे करना है, कि क्या ये नॉर्मल है। वहाँ पर जाहिर है जब एक अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आपका बिहेवियर भी उसी तरह का हो जाता है, आप एक रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं करते और आप एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा आप उसमें एक एग्जिट भी, कई लोग सेल, जिसको पैनिक सेल भी बोलते हैं, तो एक तो वो चीज़ है। दूसरी बात ये आपने जैसे शुरू में बताया कि पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, और वो वहाँ पे भी ऑब्वियसली इससे ये रिलेट कर रही हैं चीज़ें। और मतलब जो आपका दूसरा सवाल आप मैं भूल गया अपने इसके साथ जो रिलेट किया। दूसरा सवाल मैंने आपसे यही किया था कि कितना टाइम लगेगा? देखिए, इसका कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है। टाइम फ्रेम इसका इसलिए फिक्स नहीं है कि आप देयर इज अ गुड चांस कि आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया और मार्केट एक बड़े ही नेगेटिव जोन में चली गई। जैसे इस साल के शुरू में कई लोगों ने इन्वेस्ट किया और मार्केट ऑन एवरेज 20 से 30% परफॉर्म करती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर साल 20 से 30% है, उसको हम मंथली डिवाइड कर लें, वो उसी तरह चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे कई साल हैं जब मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी और मार्केट की जो ऑन एवरेज जो रिटर्न मैंने बता रहा हूँ, और ऐसा भी साल है जहाँ पे मार्केट ने बड़े 2x रिटर्न्स दिए। 2x तो नहीं, मतलब जिस तरह अभी लास्ट ईयर 44% क्लोज हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स मिले हैं मार्केट में इन्वेस्टर्स को। आप उसको ज़ाहिर है अगर मार्केट को बीट भी कर सकते हैं अपनी स्मार्ट एंट्री के जरिए और अपनी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके बेहतर स्टॉक्स लेके, ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टॉक्स ने 44% रिटर्न दिया, तो ऐसा भी चांस है कि आप अपनी एक साल में आपकी इन्वेस्टमेंट्स बड़ी अच्छी ग्रो की हो, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी चांस है कि वो ना मूव की हो, वहीं पे रही हो, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो वर्थ वहीं पे रही हो, तो कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है। लेकिन जब आप ये चीज़ समझ लेते हैं ना कि यार अभी मुझे इतने टाइम के लिए मार्केट में रहना, मार्केट की अगर जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपने कंपनीज में इन्वेस्ट किया, उनकी अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं, तो उसकी अगर मार्केट्स परफेक्टली इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट है तो उसकी शेयर प्राइस भी ग्रो करेगी, फिर तो ठीक है। और साथ ही आपको हर 3 महीने 6 महीने बाद अच्छी ब्लू चिप कंपनी डिविडेंड्स भी देती है, पे आउट्स देती हैं, हर वो अपनी अर्निंग्स के हिसाब से उनका पे आउट रेशो होता है, वो सेट असाइड करती हैं शेयर होल्डर्स की प्रॉफिट। बाजवा साहब, कितना टाइम आप सजेस्ट करेंगे? जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमने 50,000 से 1 लाख का, चले हमने एक
फिक्स वो कर लिया है, इसको इन्वेस्टमेंट के बाद हमें तकरीबन कितने महीने कितने साल आपको चाहिए कि अपने जहन में रखें कि फ्लक्चुएशन आ सकती है, कुछ भी हो सकती है, इस साल में आपके साथ बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है, इस माइंडसेट के साथ शुरू करें? देखिए टाइम फ्रेम, देखिए अगर एक साल, मैं एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, एक साल भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको ये भी समझना है कि अगर कोई फ्लक्चुएशन आ रही है तो आ क्यों रही, इज इट वेरी नॉर्मल, कैसी फ्लक्चुएशन आती? अभी जैसे रिसेंट टाइम्स में मार्केट में अभी बड़ी अबनॉर्मल वॉलेटिलिटी देखी गई, तो ये समझना जरूरी है कि ये अबनॉर्मल वॉलेटिलिटी पहले भी देखी जा रही है या पहले एक स्मूथ रन चल रहा था। अगर तो आपको जो एक मार्केट के आउटलायर्स हैं या एक कह लें कि अबनॉर्मल एक बिहेवियर है, अगर उसकी रीजन समझ आ जाती है ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर आपको पूरी मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, फिर तो आपको टाइम होराइजन का भी कोई इशू नहीं, एज लॉन्ग एज आपको पता है कि जिस वजह से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था उसकी फंडामेंटल रीजंस इंटैक्ट है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने अगर टाइम फ्रेम पूछा तो 6 महीने से 1 साल आप लगा लें, जिसके बाद आप असेस कर सकती हैं, हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली उनके रिजल्ट्स हैं, आपकी इन्वेस्टेड कंपनीज हैं, आप उसको कंपेयर करें कि इसकी जो ग्रोथ है वो किस तरह की हो रही है, अर्निंग्स में अगर ग्रोथ है ये तो सेल्स की वजह से हुई है या वन टाइम हुई है, ये बड़ी सारी इसमें रीजंस आ जाती हैं। लेकिन इतना टाइम फ्रेम जरूर होना चाहिए, ये नहीं है कि आप द वेरी नेक्स्ट डे और द वेरी नेक्स्ट वीक आप इसमें देखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा टाइम दें इस मार्केट। अच्छा वाजिद साहब, स्टॉक मार्केट को कौन सी चीज़ें असरअंदाज करती हैं? मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स करते हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो प्रॉब्लम में जाती है, मौशी सूरत हाल असरअंदाज होती है, क्योंकि ये सारे वो मामलात हैं जो कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं और स्पेशली पाकिस्तान के। कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं? देखिए अल्टीमेटली हमने देखना है कि जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया ना, उसकी अर्निंग्स इंक्रीज हो रही है, उसका मुनाफा, आप कोई कारोबार करते ही क्यों है? मुनाफे के लिए। बिल्कुल। तो आपने वो सारी डेवलपमेंट्स देखनी है आसान लफ्जों में जो कंपनी के मुनाफे को। अभी रिसेंट टाइम में यूएस ईरान की टेंशंस हैं, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली इंक्रीज हुई तो हमारी फ्यूल प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है। वहाँ से कंपनीज की, इंडस्ट्रीज की लास्ट मंथ का जो डाटा है उसमें जो HSD की कंजम्पशन है 20% ड्रॉप हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इट मीन्स कि इंडस्ट्रियल आउटपुट में डिक्लाइन आ रहा है, इंडस्ट्रियल कॉस्ट बढ़ रही है। अगर उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इन अ सेंस कि आपने सिर्फ स्टॉक्स खरीदे, शेयर्स खरीदे हो। और भी इस तरह की अगर कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है जहाँ पे पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं अर्निंग्स को इम्पैक्ट डाल रही होती है। ठीक है। तो ऐसी हर चीज पे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे कंपनी स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, कि उस सेक्टर में ऐसी कोई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट कोई कंस्ट्रक्शन को ग्रोथ देने जा रही है, कंस्ट्रक्शन को बूस्ट देने जा रही है, कोई ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट की, तो वो आपकी, अगर आपने किसी सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट किया, उसकी एक पर्टिकुलर कंपनी उठाई हुई है, तो वो उसको डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी पॉजिटिव। तो इस वजह से आपको ये सारे फैक्टर्स बहुत वास्ट हैं जिनको नज़र में रखना होगा कि आपकी कंपनी को किस हद तक वो इम्पैक्ट डाले। अच्छा सर, मुझे जब मैं प्रोग्राम कर रही हूँ तो यकीनी तौर पर इससे पहले मुझे भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो इसलिए मैं बड़े सिंपल क्वेश्चंस जो आम बंदा सोच सकता है, मुझे अब ये बताइए कि जो सारी इंस्टेबिलिटीज़ की हमने बात की है, इसके बाद अगर हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं और हम देखते हैं कि सरमायाकारी हमने कर ली है, हम अरबपति बन सकते हैं? कितने टाइम में बन सकते हैं? देखिए मैं ये कहूँगा कि आसान लफ्ज़ों में मार्केट के साथ कोई जिद नहीं लगानी चाहिए, इसका यही जवाब है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम दें, कंपाउंड करने दें। देखें मैं एक शेयर की मिसाल, अगर आप सिस्टम लिमिटेड है, अगर आपने 10 साल पहले, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस, 10 साल पहले आपने इसमें सिर्फ 1 लाख लगाया होता, तो आज की डेट में वो आपकी इन्वेस्टमेंट को 50 से 60 लाख रुपए थी। ठीक है। कौन सा एसेट इस हद तक ग्रो किया? आप गोल्ड को कंपेयर कर लें या प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर लें। टाइम फ्रेम कितना है? अरबपति, ये देखें इसमें 2 चीजें, टाइम फ्रेम कितना है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप उसको किस हद तक मॉनिटर कर रहे हैं, अगर कोई रीबैलेंस करने की जरूरत पड़ गई तो आपने किस हद तक उसको इफेक्टिवली किया। और इसको आगे चले जाएं, आपने कभी इसकी कोई टेम्पररी इसमें से एग्जिट लिया, दोबारा री एंट्री की, ये भी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें ऑब्वियसली है कि आपने इन्वेस्ट कितना किया, आप उस हिसाब से आप उसकी कंपाउंडिंग की पावर ही बढ़िया। अगर आप 30% ऑन एवरेज रिटर्न आपको 1 साल का हो रहा है, इट मीन्स कि आपका 10 टाइम्स आपकी अर्निंग्स, अपना पोर्टफोलियो ग्रो करेगा विद इन 10 ईयर्स, और दैट मीन्स 100 टाइम्स इन 20 ईयर्स रफली। तो इसका ऑब्वियसली अगर आपने 1 करोड़ लगाया हुआ और आप 20 इयर्स का टाइम होराइजन है, फिर तो आप मान सकती हैं आपके सवाल का जवाब यही। ठीक हो गया। अच्छा, बड़ा छोटा सा आपने आंसर करना है क्योंकि सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्मार्टनेस काम करेगी, आपका नॉलेज काम करेगा, आपकी कॉन्टिन्यूटी काम करेगी, या आपका लक काम करेगा इन स्टॉक मार्केट? वैसे इसका तो जवाब अगर बहुत शॉर्ट है तो फिर ये सारी चीज़ें काम करेंगी।
ठीक। फिर आपकी सारी चीजें ही काम करेंगी, लेकिन किस्मत आपकी भी चलती है कंसिस्टेंसी, इसमें कि- साइकोलॉजी, हाँ, वो ज्यादा मैटर किस्मत भी है, सॉरी, किस्मत भी है जिसे हम कहते हैं कि वो भी कह सकते हैं आप उसमें Element और हो डिबेट सकता है, है। लेकिन साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। सारे एनालिसिस एक तरफ और साइकोलॉजी एक तरफ, ठीक। बिहेवियरल बाइसेस एक तरफ, कि Behavior को आप समझना। वहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं। आप लॉस किस हद तक सह सकते हैं, आप अगर प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तो तब आप क्या रिएक्ट करते हैं। कई लोग हैं, एक बायस है बड़ा फेमस, लॉस अवर्जन बायस, उसमें आप लॉसेस में इतना ज्यादा रिएक्ट करते हैं, प्रॉफिटेबल इतना ज्यादा आप उसमें रिएक्ट नहीं करते। कई लोग तो प्रॉफिट में सब्र ही नहीं करते, ठीक। जैसी प्रॉफिटेबल पोजीशन होती है भेज देते हैं। ठीक तो है, वो एक बड़ा बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा कि आपने स्टॉक मार्केट में अगर बिजनेस करना है, नॉलेज ज़रूरी है, मार्केट के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है, आपका स्मार्ट होना, मतलब कॉन्टिन्यूटी होना, तसलसल होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे भी बात होगी।